नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले भारतीय टीम के लिए कई अपडेट्स सामने आए हैं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल शेष T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि BCCI के अनुसार अक्षर टीम के साथ ही हैं और मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है। ये खबर राहत भरी है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। 6 दिसंबर 2025 की रात गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने के बाद क्लब मालिक सौरव लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। रॉयल थाई पुलिस ने इन दोनों फरार अभियुक्तों को भारतीय एजेंसियों को सौंपा है। जांच एजेंसी आज लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लेकर पहुंची है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में एक समिति ने इस संबंध में काम शुरू कर दिया है। यदि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव के साथ 24 महीनों का भारी एरियर मिल सकता है। अनुमान है कि न्यूनतम सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,85,000 रुपए का एकमुश्त फायदा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमलावर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 450 से अधिक ड्रोन और 30 मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में खारकोव, जेपोरिजिया, नीप्रो, ओडेसा, सूमी और खेरसोन जैसे क्षेत्रों को लक्षित किया गया, जिससे यूक्रेनी सेना के रडार और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। कई यूक्रेनी इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है। जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की राजधानी मॉस्को सहित कई शहरों पर भीषण हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक शामिल हैं, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। इस हमले को अंजाम देने वाले दो हमलावर 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम के पाकिस्तानी नागरिक होने का खुलासा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार दोनों हमलावर पाकिस्तान की कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित थे। पिता साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी गई थी, जबकि बेटा नवीद अकरम गंभीर लेकिन स्थिर हालत में अस्पताल में है। दिल्ली और NCR के निवासी इस समय घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होकर 20 से 30 मीटर रह गई है, जबकि कुछ हाईवेज पर यह 0 हो चुकी है। इससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यह घना कोहरा केवल मौसम की मार नहीं बल्कि वायु प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 456 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण के इस स्तर के कारण GRAP4 नियम लागू किए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्य, कूड़ा जलाने और कुछ वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है। लियोनेल मेसी आज दिल्ली में होंगे, जहां वो अरुण जेटली स्टेडियम में एक गोट एग्जीबिशन मैच में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में विराट कोहली भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद मेसी एक वेलकम इवेंट में शिरकत करेंगे। मेसी के दिल्ली कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कोलकाता जैसे भीड़ भाड़ वाले हालात से बचने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हजारों की संख्या में प्रशंसकों के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों के महत्वपूर्ण त्योहार हनुक्का के दौरान मास शूटिंग की घटना सामने आई है। बोंडी बीच पर हुई इस गोलीबारी में 7 लोगों को गोली लगने की खबर है। यह त्योहार, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, 8 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत आज से हुई थी। गोलीबारी की खबर फैलते ही फेस्टिवल मनाने आए लोगों में दहशत फैल गई और वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच भी गोलीबारी हुई।
देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। जहां एक ओर दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, वहीं उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलग अलग मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, निर्माण कार्यों पर पाबंदी और कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम करने जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। AQI 491 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड भारतीय सेना के गर्व और उत्साह का साक्षी बनी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन होकर शामिल हुए। इस अवसर पर माहौल जोश और उमंग से भरा हुआ था। इसी दौरान युवा अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक पुशअप्स लगाने का प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। उनकी भागीदारी ने इस पल को और भी खास बना दिया। 61 वर्ष की आयु में जनरल द्विवेदी ने मात्र 12 सेकंड में 18 पुशअप्स लगाकर सभी को अचंभित कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से दीपासराय क्षेत्र में एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये चौकी उस स्थान पर बनाई गई है जहां पूर्व में दंगे हुए थे, जो इसकी रणनीतिक महत्वता को दर्शाता है। लगभग 1000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित इस चौकी का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखना है। उद्घाटन समारोह हवन पूजन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर संभल के जिलाधिकारी, DM, पुलिस अधीक्षक, SP सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची मासूम आयशा ने रिबन काटकर चौकी का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। स्पेन में एक 22 वर्षीय महिला कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह दफ्तर अपने निर्धारित समय से काफी पहले पहुंच जाती थी। यह मामला दुनिया भर में कार्यस्थल के नियमों और अनुशासन को लेकर बहस छेड़ रहा है। कंपनी ने महिला को बार बार मौखिक और लिखित चेतावनी दी थी कि वह शिफ्ट से पहले न आए, लेकिन महिला ने अपनी यह आदत नहीं बदली। कंपनी के अनुसार महिला का जल्दी आना टीम के समन्वय को बाधित कर रहा था और कार्य सूची में अनावश्यक गड़बड़ी पैदा कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ मौकों पर उसने कंपनी ऐप में समय से पहले लॉग इन करने की भी कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के रूप में एक नया मोड़ पेश किया है। बुधवार को लॉन्च हुए इस प्लान ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। यह एक महंगा इमिग्रेशन कार्यक्रम है जो अमीर विदेशियों और बड़ी कंपनियों को अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता प्राप्त करने का सीधा रास्ता प्रदान करता है। ट्रंप का दावा है कि इससे देश को अरबों डॉलर का राजस्व मिलेगा और प्रतिभाशाली लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। यह कार्यक्रम EB-5 इन्वेस्टर वीजा का एक उन्नत संस्करण माना जा रहा है, जो 1990 से चला आ रहा है। हालांकि EB-5 में निवेश और रोजगार सृजन की शर्त है, वहीं गोल्ड कार्ड में अमेरिकी सरकार को सीधे दान का कॉन्सेप्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज वैश्विक मंच पर एक चमकता सितारा है, जिसे दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल उथल पुथल के बावजूद भारत का स्थिर आर्थिक विकास इसे वैश्विक कंपनियों के लिए पहली पसंद बना रहा है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भारत में भारी निवेश के लिए कतारबद्ध हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर कुल 67 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का ऐलान किया है। अगले 5 सालों में अमेजन 35 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन डॉलर और गूगल 15 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। डिस्क्रिप्शन के अनुसार ओपनएआई की पेरेंट कंपनी भी भारत में 1 अरब डॉलर लगाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। ये अभियान मुख्य रूप से रात में संचालित किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के सिलसिले में बाहर होते हैं और रात में अपने ठिकानों पर लौटते हैं। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही है। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और किराएदारों के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो गई है। एक सर्वे के अनुसार 82% लोगों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे हैं। साथ ही 8% लोग दिल्ली छोड़ने की सोच रहे हैं और 73% लोग मेडिकल खर्च को लेकर चिंतित हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि प्रदूषण को 9 से 10 महीने में खत्म करना असंभव है। आगे दिल्ली में 2 सगे भाइयों नदीम और फजील को जाफराबाद के रशी करदम मार्ग के पास बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने बताया कि यह घटना किसी रंजिश का नतीजा लगती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार हैं। इस घटना ने इलाके में डर और चिंता का माहौल बना दिया है। आगे दिल्ली की दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल, कई इलाकों में AQI खतरनाक। देश भर में सर्दी के बढ़ने के साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खासकर दिल्ली में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का त्रिगुना संकट लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 से 400 तक है ऊपर बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। यह स्थिति सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देती है और लोगों के लिए सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है। आगे जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला उनकी 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। जॉर्डन का शाही परिवार आधुनिक सोच और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाता है। महारानी रानियां और राजकुमारी रजवा अक्सर पश्चिमी कपड़ों में दिखती हैं और हिजाब बुर्के से दूरी बनाए रखती हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय संग्रहालय तक पहुंचाया। 31 वर्षीय क्राउन प्रिंस और 75 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में सफर करते हुए नजर आए। इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के बराक ओबामा और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी की कार डिप्लोमेसी काफी चर्चा में रही है। आगे ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की जताई उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई। यूरोप में सोमवार को हुई बातचीत का सारांश देते हुए ट्रंप ने कहा, हम युद्ध खत्म करने को लेकर अब पहले से कहीं अधिक करीब हैं। आगे करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग पर विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी के बीच दूसरे दिन की बातचीत हुई। रूस ने भी इस वार्ता की सराहना की है और साफ किया है कि नेटो में यूक्रेन का शामिल न होना सीज फायर के लिए पॉजिटिव संकेत है। आगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस हमले को पाकिस्तानी मूल के 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने अंजाम दिया। दोनों ने यहूदी समुदाय के एक वार्षिक त्योहार के दौरान लगभग 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 50 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। यह घटना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिलाती है, जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में कई वर्षों से रह रहे थे और वे एक गन क्लब के सदस्य भी थे, जबकि उनके बेटे नवीद पर कट्टरपंथ का प्रभाव अधिक था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आगे सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की ओर से हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी गई है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आगे मनरेगा को लेकर संसद में आज विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने मनरेगा का विरोध किया तो मकर द्वार पर भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नियम 72 के तहत सरकार के फैसले का विरोध किया और नाम बदलने की जल्दबाजी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा के यह विधेयक पेश नहीं होना चाहिए था और इसे वापस लेकर नए सिरे से पेश किया जाना चाहिए। आगे नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वे बिहार के 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम नया है। पार्टी ने उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा माना है और यह कदम पीढ़ीगत बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नितिन नवीन संगठन के कामयाब नेता हैं, जो बिना प्रचार के संगठन में मेहनत करते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन में हुआ, जहां उन्होंने बिजनेस मीट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत जॉर्डन के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसरों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बताया कि सीमाओं और बाजारों की तुलना में दोनों देशों के बीच संबंध खास और भरोसेमंद है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान एक खास क्षण तब सामने आया जब क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला तय स्वयं गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम ले जाकर देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के महत्व को दर्शाया। मोदी ने
अपने संदेश में क्राउन प्रिंस के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई। यूरोप में सोमवार को हुई बातचीत का सारांश देते हुए ट्रंप ने कहा, हम युद्ध खत्म करने को लेकर अब पहले से कहीं अधिक करीब हैं। आगे करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग पर विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी के बीच दूसरे दिन की बातचीत हुई। रूस ने भी इस वार्ता की सराहना की है और साफ किया है कि नेटो में यूक्रेन का शामिल न होना सीज फायर के लिए पॉजिटिव संकेत है। आगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस हमले को पाकिस्तानी मूल के 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने अंजाम दिया। दोनों ने यहूदी समुदाय के एक वार्षिक त्योहार के दौरान लगभग 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 50 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। यह घटना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिलाती है, जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में कई वर्षों से रह रहे थे और वे एक गन क्लब के सदस्य भी थे, जबकि उनके बेटे नवीद पर कट्टरपंथ का प्रभाव अधिक था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आगे सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर भड़के नेतन्याहू। सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की ओर से हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी गई है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आगे ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर आतंकी हमला, कई लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने वाले यहूदियों पर 2 हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 12 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। पुलिस ने हमलावरों को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया, जबकि एक गंभीर हालत में है। हमले ने पूरे शहर और देश को हिला दिया है। इसे एक बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। आगे यूक्रेनी शहरों पर रूसी की भीषण बमबारी। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेनी शहरों पर भीषण बमबारी की। ओडेसा और मिकोलाइव में हुए इस हमले में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। रूस के हमले से कई घरों में भीषण आग लगी, जिससे बत्ती गुल हो गई। आगे नौसेना में आज शामिल होंगे रोमियो हेलीकॉप्टर। जाने इसकी खासियत। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से 24 MH-66 रोमियो हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 7,995 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह डील अगले 5 वर्षों तक स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और मरम्मत की सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी। भारत में नई रिपेयर फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जिससे निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस समझौते से भारतीय पनडुब्बी रोधी ताकत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। आगे राजकोट में IFA का एयर शो देखें। सूर्य किरण टीम के करतब राजकोट के अटल सरोवर में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण टीम ने रविवार को एक अद्भुत और रोमांचक एयर शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को लगभग 1.5 लाख लोग उत्साह के साथ देख रहे थे। शो में फाइटर प्लेन के रोमांचक स्टंट, गरुड़ कमांडो द्वारा हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू डेमो और आकाश गंगा टीम की 8,000 फीट की ऊंचाई से की गई स्काई डाइविंग शामिल थी। आगे झारखंड के रामगढ़ के आरा सारूबेड़ा में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक शख्स को भारी पड़ गया। हाथियों के झुंड के पास गए युवक पर एक हाथी भड़क गया और उसे पटक पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान अमित रजवार के रूप में हुई है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आगे दिल्ली में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। गुरुवार से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जब ग्रैप 3 या 4 प्रतिबंध लागू होंगे, तब BS6 से नीचे के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वाहनों की उत्सर्जन कैटेगरी की जांच ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम द्वारा और मौके पर की जाएगी। आगे नगर निगम चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की रणनीतियां बन रही हैं। छत्रपति संभाजी नगर में यह गठबंधन लड़ने की योजना बना रहा है। बीजेपी, शिवसेना और NCP की राजनीति गहमागहमी बढ़ा रही है। अजित पवार की गैर मौजूदगी और उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना लाडली बहन योजना के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में उच्चतम नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया है। यह सम्मान भारत और इथियोपिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान करता है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास को और प्रगाढ़ बनाने का संदेश दिया है। यह ऐतिहासिक घटना दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत है। आगे आगरा से नोएडा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदा जल गए, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी है। पुलिस
प्रशासन का दावा है कि हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ, लेकिन जिम्मेदारों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि घने कोहरे के बावजूद ट्रैफिक का मैनेजमेंट क्यों नहीं था। एक्सप्रेसवे के नाम पर मोटा टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर टैक्स चुकाने वाला खाली हाथ क्यों है। आगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाला पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी चौड़ाई केवल 22 किलोमीटर और लंबाई 60 किलोमीटर है, जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। वर्तमान में बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेता इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि 1971 के युद्ध के दौरान भारत पूरे बांग्लादेश पर नियंत्रण रखता था। भारत ने इस कॉरिडोर को बढ़ाकर अपनी सुरक्षा मजबूत किया जा सकता था, पर उसने नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी और बांग्लादेश की आजादी का सम्मान करते हुए वहां के सभी इलाके वापस कर दिए। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। आगे दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण दुर्घटना हुई। मथुरा के पास लगभग सुबह 4 बजे 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और 25 से अधिक घायल हो गए। टक्कर के बाद बसों में आग लग गई, जिससे स्थिति खराब हो गई। आगे लियोनेल मेसी, जो 2011 के बाद भारत दौरे पर आए थे, का इंडिया टूर 15 दिसंबर को खत्म हुआ। इस दौरे का उद्देश्य भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों से मिलना था। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फैंस ने हजारों रुपए टिकट खरीदने के बावजूद मेसी को देखने का मौका न मिलने पर गुस्सा जताया। केवल 10 लाख रुपए के एक्सक्लूसिव टिकट धारकों को मेसी से मिलने का अवसर मिला। सेलिब्रिटीज और नेताओं के बीच में आने से आम फैंस ठगा हुआ महसूस किया और स्टेडियम में तोड़फोड़ हुई। आगे दिल्ली में जनता प्रदूषण से परेशान है, लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही के नाम पर पर्यावरण मंत्री ने आज केवल माफी मांगी और फिर पुरानी सरकार पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़कर कह दिया कि माफ कर दीजिए। 8 महीने में प्रदूषण दूर नहीं किया जा सकता। आगे उत्तर भारत में ठंड उतनी तेज नहीं है, लेकिन कोहरे का प्रभाव बढ़ गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई और 70 से अधिक लोग घायल हुए। हादसा इतना गंभीर था कि कई वाहन एक के बाद एक टकराए और इसके बाद आग लग गई। चश्मदीदों ने बताया कि यह दृश्य ऐसा था जैसे कोई बड़ा बम ब्लास्ट हुआ हो। आगे उत्तर भारत में ठंड अभी इतनी भीषण नहीं है, लेकिन कोहरे का कहर शुरू हो गया है। कोहरे की वजह से आज सुबह सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते गए और फिर आग लगती चली गई। सवाल यही है कि ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना जिससे ये हादसे टाले जाएं या कम किए जाएं। आगे नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने पर सियासत बेहिसाब। देखें शंखनाद, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक महिला के चेहरे से हिजाब खींचने का मामला लगातार गर्म है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार नीतीश के बचाव में है। आगे नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बड़ा मोड़ आया। दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताने वाली ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसे आरोप पत्र समझ सकते हैं, उसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि केस की मेरिट पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सवाल है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में पिक्चर अब भी बाकी है या सोनिया राहुल का दामन बच गया? देखें हल्ला बोल। आगे विजय दिवस पर अरुण खेत्रपाल की वीरता को किया गया याद। आज पूरा देश विजय दिवस पर 1971 के युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस युद्ध के महानायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी बहादुरी को याद किया जा रहा है। बसंतर की लड़ाई में अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तान के कई टैंकों को अकेले ही तबाह कर दिया था। आगे मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लेकर आ रही है। इस बिल को शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नए बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBGRAMG बिल 2025 रखा गया है। आगे गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत वापस लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 दिसंबर के हादसे के बाद सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अब दोनों को इंडिगो की फ्लाइट से वापस भारत लाया जा रहा है। वे दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 2 बजे पहुंचेंगे, जहां दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस की टीम उन्हें लेकर कोर्ट भेजेगी। आगे दिल्ली में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पर पहुंची। तभी स्टेडियम के एक हिस्से से AQI के नारे सुनाई दिए। यह घटना सोशल मीडिया
और राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से फैल गई। आगे उत्तर प्रदेश में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि सीएम योगी ने दावा किया है कि SIR प्रक्रिया के बाद यूपी में 4 करोड़ मतदाताओं के नामों की कमी आई है। दावा ये भी किया गया है कि इसमें 85 से 90% मतदाता बीजेपी के हैं। जैसे ही सीएम योगी ने ये आंकड़े पेश किए, तुरंत अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की हार का अंक गणित है। जनरल द्विवेदी ने मात्र 12 सेकंड में 18 पुशअप्स लगाकर सभी को अचंभित कर दिया। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। 6 दिसंबर 2025 की रात गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने के बाद क्लब मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। रॉयल थाई पुलिस ने इन दोनों फरार अभियुक्तों को भारतीय एजेंसियों को सौंपा है। जांच एजेंसी आज लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लेकर पहुंची है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में एक समिति ने इस संबंध में काम शुरू कर दिया है। यदि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव के साथ 24 महीनों का भारी एरियर मिल सकता है। अनुमान है कि न्यूनतम सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,85,000 रुपए का एकमुश्त फायदा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमलावर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 450 से अधिक ड्रोन और 30 मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में खारकोव, जेपोरिजिया, नीप्रो, ओडेसा, सुमी और खेरसोन जैसे क्षेत्रों को लक्षित किया गया, जिससे यूक्रेनी सेना के रडार और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। कई यूक्रेनी इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है। जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की राजधानी मॉस्को सहित कई शहरों पर भीषण हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक शामिल हैं, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। इस हमले को अंजाम देने वाले 2 हमलावर 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम के पाकिस्तानी नागरिक होने का खुलासा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार दोनों हमलावर पाकिस्तान की कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित थे। पिता साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी गई थी, जबकि बेटा नवीद अकरम गंभीर लेकिन स्थिर हालत में अस्पताल में है। दिल्ली और NCR के निवासी इस समय घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होकर 20 से 30 मीटर रह गई है, जबकि कुछ हाईवेज पर यह 0 हो चुकी है। इससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यह घना कोहरा केवल मौसम की मार नहीं बल्कि वायु प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 456 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण के इस स्तर के कारण GRAP4 नियम लागू किए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्य, कूड़ा जलाने और कुछ वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है। लियोनेल मेसी आज दिल्ली में होंगे, जहां वो अरुण जेटली स्टेडियम में एक गोट एग्जीबिशन मैच में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में विराट कोहली भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद मेसी एक वेलकम इवेंट में शिरकत करेंगे। मेसी के दिल्ली कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कोलकाता जैसे भीड़ भाड़ वाले हालात से बचने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हजारों की संख्या में प्रशंसकों के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों के महत्वपूर्ण त्योहार हनुक्का के दौरान मास शूटिंग की घटना सामने आई है। बोंडी बीच पर हुई इस गोलीबारी में 7 लोगों को गोली लगने की खबर है। यह त्योहार, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, 8 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत आज से हुई थी। गोलीबारी की खबर फैलते ही फेस्टिवल मनाने आए लोगों में दहशत फैल गई और वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच भी गोलीबारी हुई।
देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। जहां एक ओर दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, वहीं उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलग अलग मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, निर्माण कार्यों पर पाबंदी और कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम करने जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। AQI 491 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड भारतीय सेना के गर्व और उत्साह का साक्षी बनी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन होकर शामिल हुए। इस अवसर पर माहौल जोश और उमंग से भरा हुआ था। इसी दौरान युवा अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक पुशअप्स लगाने का प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। उनकी भागीदारी ने इस पल को और भी खास बना दिया। 61 वर्ष की आयु में जनरल द्विवेदी ने मात्र 12 सेकंड में 18 पुशअप्स लगाकर सभी को अचंभित कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से दीपासराय क्षेत्र में एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये चौकी उस स्थान पर बनाई गई है जहां पूर्व में दंगे हुए थे, जो इसकी रणनीतिक महत्वता को दर्शाता है। लगभग 1000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित इस चौकी का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखना है। उद्घाटन समारोह हवन पूजन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर संभल के जिलाधिकारी, DM, पुलिस अधीक्षक, SP सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची मासूम आयशा ने रिबन काटकर चौकी का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। स्पेन में एक 22 वर्षीय महिला कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह दफ्तर अपने निर्धारित समय से काफी पहले पहुंच जाती थी। यह मामला दुनिया भर में कार्यस्थल के नियमों और अनुशासन को लेकर बहस छेड़ रहा है। कंपनी ने महिला को बार बार मौखिक और लिखित चेतावनी दी थी कि वह शिफ्ट से पहले न आए, लेकिन महिला ने अपनी यह आदत नहीं बदली। कंपनी के अनुसार महिला का जल्दी आना टीम के समन्वय को बाधित कर रहा था और कार्य सूची में अनावश्यक गड़बड़ी पैदा कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ मौकों पर उसने कंपनी ऐप में समय से पहले लॉग इन करने की भी कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के रूप में एक नया मोड़ पेश किया है। बुधवार को लॉन्च हुए इस प्लान ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। यह एक महंगा इमिग्रेशन कार्यक्रम है जो अमीर विदेशियों और बड़ी कंपनियों को अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता प्राप्त करने का सीधा रास्ता प्रदान करता है। ट्रंप का दावा है कि इससे देश को अरबों डॉलर का राजस्व मिलेगा और प्रतिभाशाली लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। यह कार्यक्रम EB-5 इन्वेस्टर वीजा का एक उन्नत संस्करण माना जा रहा है, जो 1990 से चला आ रहा है। हालांकि EB-5 में निवेश और रोजगार सृजन की शर्त है, वहीं गोल्ड कार्ड में अमेरिकी सरकार को सीधे दान का कॉन्सेप्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज वैश्विक मंच पर एक चमकता सितारा है, जिसे दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल उथल-पुथल के बावजूद भारत का स्थिर आर्थिक विकास इसे वैश्विक कंपनियों के लिए पहली पसंद बना रहा है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भारत में भारी निवेश के लिए कतारबद्ध हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर कुल 67 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का ऐलान किया है। अगले 5 सालों में अमेजन $35 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन और गूगल $15 बिलियन का निवेश करेगा। डिस्क्रिप्शन के अनुसार OpenAI की पेरेंट कंपनी भी भारत में $1 अरब लगाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। ये अभियान मुख्य रूप से रात में संचालित किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के सिलसिले में बाहर होते हैं और रात में अपने ठिकानों पर लौटते हैं। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही है। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और किराएदारों के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो गई है। एक सर्वे के अनुसार 82% लोगों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे हैं। साथ ही 8% लोग दिल्ली छोड़ने की सोच रहे हैं और 73% लोग मेडिकल खर्च को लेकर चिंतित हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि प्रदूषण को 9 से 10 महीने में खत्म करना असंभव है। आगे दिल्ली में 2 सगे भाइयों नदीम और फजील को जाफराबाद के रशीकदम मार्ग के पास बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने बताया कि यह घटना किसी रंजिश का नतीजा लगती है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार हैं। इस घटना ने इलाके में डर और चिंता का माहौल बना दिया है। आगे दिल्ली की दमघुंटू हवा में सांस लेना मुश्किल, कई इलाकों में AQI खतरनाक। देश भर में सर्दी के बढ़ने के साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खासकर दिल्ली में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का त्रिगुना संकट लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 से 400 तक है ऊपर बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। यह स्थिति सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देती है और लोगों के लिए सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है। आगे जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला उनकी 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। जॉर्डन का शाही परिवार आधुनिक सोच और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाता है। महारानी रानियां और राजकुमारी रजवा अक्सर पश्चिमी कपड़ों में दिखती हैं और हिजाब बुर्के से दूरी बनाए रखती हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय संग्रहालय तक पहुंचाया। 31 वर्षीय क्राउन प्रिंस और 75 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में सफर करते हुए नजर आए। इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के बराक ओबामा और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी की कार डिप्लोमेसी काफी चर्चा में रही है। आगे ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की जताई उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई। यूरोप में सोमवार को हुई बातचीत का सारांश देते हुए ट्रंप ने कहा, हम युद्ध खत्म करने को लेकर अब पहले से कहीं अधिक करीब हैं। आगे करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग पर विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी के बीच दूसरे दिन की बातचीत हुई। रूस ने भी इस वार्ता की सराहना की है और साफ किया है कि नेटो में यूक्रेन का शामिल न होना सीज फायर के लिए पॉजिटिव संकेत है। आगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस हमले को पाकिस्तानी मूल के 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने अंजाम दिया। दोनों ने यहूदी समुदाय के एक वार्षिक त्योहार के दौरान लगभग 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 50 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। यह घटना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिलाती है, जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में कई वर्षों से रह रहे थे और वे एक गन क्लब के सदस्य भी थे, जबकि उनके बेटे नवीद पर कट्टरपंथ का प्रभाव अधिक था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आगे सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की ओर से हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी गई है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आगे मनरेगा को लेकर संसद में आज विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने मनरेगा का विरोध किया तो मकर द्वार पर भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नियम 72 के तहत सरकार के फैसले का विरोध किया और नाम बदलने की जल्दबाजी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा के यह विधेयक पेश नहीं होना चाहिए था और इसे वापस लेकर नए सिरे से पेश किया जाना चाहिए। आगे नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वे बिहार के 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम नया है। पार्टी ने उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा माना है और यह कदम पीढ़ीगत बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नितिन नवीन संगठन के कामयाब नेता हैं, जो बिना प्रचार के संगठन में मेहनत करते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन में हुआ, जहां उन्होंने बिजनेस मीट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत जॉर्डन के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसरों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बताया कि सीमाओं और बाजारों की तुलना में दोनों देशों के बीच संबंध खास और भरोसेमंद है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान एक खास क्षण तब सामने आया जब क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला तय स्वयं गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम ले जाकर देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के महत्व को दर्शाया। मोदी ने अपने संदेश में क्राउन प्रिंस के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई। यूरोप में सोमवार को हुई बातचीत का सारांश देते हुए ट्रंप ने कहा, हम युद्ध खत्म करने को लेकर अब पहले से कहीं अधिक करीब हैं। आगे करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग पर विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी के बीच दूसरे दिन की बातचीत हुई। रूस ने भी इस वार्ता की सराहना की है और साफ किया है कि नेटो में यूक्रेन का शामिल न होना सीज फायर के लिए पॉजिटिव संकेत है। आगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस हमले को पाकिस्तानी मूल के 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने अंजाम दिया। दोनों ने यहूदी समुदाय के एक वार्षिक त्योहार के दौरान लगभग 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 50 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। यह घटना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की याद दिलाती है, जहां धर्म के
आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में कई वर्षों से रह रहे थे और वे एक गन क्लब के सदस्य भी थे, जबकि उनके बेटे नवीद पर कट्टरपंथ का प्रभाव अधिक था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आगे सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर भड़के नेतन्याहू। सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की ओर से हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी गई है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आगे ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर आतंकी हमला, कई लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने वाले यहूदियों पर 2 हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 12 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। पुलिस ने हमलावरों को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया, जबकि एक गंभीर हालत में है। हमले ने पूरे शहर और देश को हिला दिया है। इसे एक बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। आगे यूक्रेनी शहरों पर रूसी की भीषण बमबारी। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेनी शहरों पर भीषण बमबारी की। ओडेसा और मिकोलाइव में हुए इस हमले में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। रूस के हमले से कई घरों में भीषण आग लगी, जिससे बत्ती गुल हो गई। आगे नौसेना में आज शामिल होंगे रोमियो हेलीकॉप्टर। जाने इसकी खासियत। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से 24 MH-66 रोमियो हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 7,995 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह डील अगले 5 वर्षों तक स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और मरम्मत की सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी। भारत में नई रिपेयर फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जिससे निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस समझौते से भारतीय पनडुब्बी रोधी ताकत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। आगे राजकोट में IFA का एयर शो देखें। सूर्य किरण टीम के करतब। राजकोट के अटल सरोवर में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण टीम ने रविवार को एक अद्भुत और रोमांचक एयर शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को लगभग 1.5 लाख लोग उत्साह के साथ देख रहे थे। शो में फाइटर प्लेन के रोमांचक स्टंट, गरुड़ कमांडो द्वारा हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू डेमो और आकाश गंगा टीम की 8000 फीट की ऊंचाई से की गई स्काई डाइविंग शामिल थी। आगे झारखंड के रामगढ़ के आरा सारूबेड़ा में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक शख्स को भारी पड़ गया। हाथियों के झुंड के पास गए युवक पर एक हाथी भड़क गया और उसे पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान अमित रजवार के रूप में हुई है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आगे दिल्ली में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। गुरुवार से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जब ग्रैब 3 या 4 प्रतिबंध लागू होंगे, तब BS6 से नीचे के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वाहनों की उत्सर्जन कैटेगरी की जांच ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम द्वारा और मौके पर की जाएगी।